और रिलेशन भी बना लेंगे और फिर बोलेंगे कि मी टू। वेलकम फिल्म की कास्टिंग हो रही थी, कम कपड़े पहनती इसका मतलब नहीं। उनकी एक नाम उस बीच में आया, मैंने उनको कुछ एडवाइस दी, शक्ति कपूर जी ने बोला कि आप मेरे घर आइए। जो अभिनेत्री इस समय इतनी चर्चित है, नाना पाटेकर और अनिल कपूर का एक बॉस दिखाना है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी बड़ी अभिनेत्री का, चप्पल जैसा व्यक्तित्व होता है, चलेंगे साथ में और फिर कीचड़ उठाएंगे पीछे। उन्होंने यहाँ बुलाया, लगभग सभी एक्टर्स मेरे सजेशन से हुए। उन्होंने बोला ये लड़के को बहुत सेंस है, इसको रखो। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक छोटे से गांव जिन्नारदेव से लेकर मुंबई जैसी माया नगरी तक का सफर आसान नहीं था, पर ये सफर पूरा कर अपनी पहचान बनाने वाले डायरेक्टर डीके श्रॉफ की कहानी बेहद रोचक है। गांव की मिट्टी से समंदर की लहरों के किनारे बसे मुंबई तक का सफर, आइए जानते हैं खुद डायरेक्टर डीके श्रॉफ की जुबानी। मैं आपके साथ आरजे रेखा। तो शुरू करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर डीके श्रॉफ से बातचीत का ये सफर। तो डीके साहब, ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? लोग आपको देवानंद के नाम से भी जानते हैं, इसकी क्या वजह है? और आपके फिल्मी सफर की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? और मुंबई पहुँचने का सफर कौन कौन से पड़ावों से होकर गुजरा? कुछ बताइए आपके बारे में। जीवन में एक छोटा सा आपका नाम और नाम के साथ प्रेरणा आपके जीवन का पूरा आधार बदल जाता है, आपकी दिशा बदल जाती है। तो बात उन दिनों की है जब देव साहब हमारे गाँव एमपी में पचमढ़ी में शूटिंग करने आए थे तेरे मेरे सपने की, और उसी दौरान मेरा जन्म हुआ था। तो मेरी माता श्री ने मेरा नाम देवानंद रख दिया। अब ये नाम रखने से मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागने लगी धीरे धीरे। फिल्म लाइन से प्रभावित होता था, ऐसा लगता था कि कहीं शूटिंग हो रही है। जैसे जैसे बचपन बढ़ता गया तो कहीं शूटिंग होगी तो मैं इनके साथ चला जाऊंगा, मुझे बॉम्बे में कुछ करना है। धीरे धीरे भाग लिए कॉलेज में फंक्शन में, मिमिक्री, डांस वगैरह। उसी दौरान वहाँ पर एक संस्था है जिसको स्वर संगीत सांस्कृतिक मंच S3M, मिस्टर केशव कैथवास और CP शर्मा जी एक संस्था चलाते थे, वीडियो फिल्में बनाते थे। और एक शादी में मेरी मुलाकात इनसे हो गई तो मैंने इनकी बहुत खिदमत की, बहुत सेवा की कि इन लोग फिल्म लाइन के लोग हैं। उन्होंने फिर मुझे बुलाया तो मैं बहुत तैयार होके गया। तैयार होने से मतलब है कि आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरीके का ड्रेस बनाया, रेगजीन का जैकेट, कोट, पैंट, शूज, और इस तरीके से मैं पहुंचा। मिस्टर केशव कैथवास जी जो अभी इस समय पचमढ़ी अपने चांदा मेटा में है, उन्होंने बहुत मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि किसी की कॉपी पसंद नहीं करते, मैं किसी अभिनेता को पसंद करता था तो उनकी कॉपी करता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरी मौलिकता को प्रधानता दी, मुझे अपनी कला को निखारने का मौका, पटकथा, कोरियोग्राफी, लेखन, काफी चीजें और काफी महत्वपूर्ण रोल भी दिए मुझे। जिस समय वीडियो फिल्मों का निर्माण होता था उसमें मैन लीड मुझे दिया उन्होंने, और बस एक मार्गदर्शन शुरू हुआ। इसी दौरान पचमढ़ी में शूटिंग हो रही थी, द इलेक्ट्रिक मून, नसीर भाई वगैरह सब लोग थे, तो वहाँ पर पहुँचता। फिर कोई कलाकार आते तो उनको मिलने जाता था। इसी दौरान हमारे गाँव जुन्नारदेव में राजू श्रीवास्तव जी, राजेंद्र नाथ दोनों आए थे। ये बात 30 सालों की है। तो जब आए तो मैं उनसे मिलने के लिए रेस्ट हाउस पहुंचा। वहाँ पर मैंने अपना परिचय दिया और फिर फोटो खिंचवाया, नंबर लिया, एड्रेस वगैरह लिया और फिर उनके बाई पोस्ट उनको भिजवाया फोटो। तो राजू भाई से मेरा बड़ा अंतरंग हो गया। मैंने उन्हें अपने बड़े भाई और गुरु के भांति देखा। उन्हें लेटर लिखा कि आप यहाँ पर जूनियर अमिताभ बच्चन बन के आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मौलिकता को प्रधानता दें और आप राजू श्रीवास्तव बन के सामने आए, डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन नहीं आए। तो उन्हें ये बात प्रभावित करी और फिर हम लोग के सिलसिले चलते गए, बातचीत होती रही लेटर के द्वारा। फिर मेरी माता श्री ने बोला कि बेटा आपको जाना है तो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। तो पढ़ाई के दौरान मैं मॉडलिंग करता था दिल्ली प्रेस में, सरिता मुक्ता गृह शोभा में। वहाँ की कई बच्चियां थी जिनके साथ मैं फोटोग्राफ होता था, जिसमें सुषमा जैन का एक बालिका थी, उनके साथ हम लोग फोटोग्राफ्स वगैरह दिल्ली प्रेस में, मेरे गृह शोभा में, सरिता में, और काफी मैगजीन में मेरे फोटो छपते थे। मैंने BA कंप्लीट किया। फिर मैं 94 में बॉम्बे आ गया। फिर राजू श्रीवास्तव जी और काफी ऐसे एक्टरों का मैं सचिव बन गया, उनका काम वगैरह
वगैरह देखता था उनके साथ में। मैंने डिप्लोमा किया जामिया मिलिया कॉलेज दिल्ली से पत्रकारिता का, फोटोग्राफी करता था, तो बहुत सारी चीजें सीख के आया था। डीके साहब, आपको पहली फिल्म एज कास्टिंग डायरेक्टर कैसे मिली और फिर आपका एज अ कास्टिंग डायरेक्टर सफर कैसे शुरू हुआ? खुद ब खुद एक सिलसिला चालू हो गया कि मैं सेक्रेटरी का एक रूप मेरे अंदर आ गया कि मैं लोगों को काम दिलाने लगा, और उसी दौरान वेलकम फिल्म की कास्टिंग हो रही थी और उस दौरान उपासना सिंह के बंगले से ये काम हो रहा था। वहाँ पर इशरत करके अनीस बजमी के असिस्टेंट है, उनसे मेरा परिचय। उन्होंने बोला कि यार हमें 2-3 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। पहली फिल्म मुझे मिली वेलकम, और उस समय कास्टिंग थोड़ी सी उतना माहौल क्रिएट नहीं था, लोग कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करते थे उस दौरान। धीरे धीरे ये माहौल बन रहा था, असिस्टेंट डायरेक्टर ही कर लेते थे या दूसरे एक्टर के सेक्रेटरी ही कर लेते थे। लेकिन अनीस बजमी के असिस्टेंट है इशरत, उन्होंने मुझसे मुलाकात की और उसके बाद हमने एक डिस्कशन किया कि क्या क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने बताया कि मुझे नाना पाटेकर और अनिल कपूर का एक बॉस दिखाना है जिससे सारे लोग डरें, दबदबा ऐसा आर्टिस्ट। तो मैंने उस रोल को काफी समझा, फिर समझने के बाद उनको 10 नाम सजेस्ट किए। कुछ बड़े नाम थे जैसे कि विनोद खन्ना साहब, डैनी साहब, नसीरुद्दीन साहब, कबीर बेदी, एक नाम उस बीच में आया फिरोज खान साहब। तो ये डिस्कशन हुआ, इशरत ने जब अनीस भाई को बोला कि ये नाम है तो बोले बहुत अच्छा है। तो उस समय मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस बात को मुझे एहसास होने लगा कि लोग मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं, और ये चर्चा का विषय हुआ कि यार फिरोज खान बहुत अच्छा रहेगा और कैसे कांटेक्ट करें। तो बरकत बंगलो में हम लोग शिफ्ट हो गए थे फिरोज नायडू वाले के। मुझे इशरत ने फिरोज नायडू वाले से मिलवाया, तो मैंने काफी फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाया, तो उन्होंने बोला ये लड़के को बहुत सेंस है, इसको रखो। फिर उसी दौरान मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से बात किया उनसे, मुझे नहीं मालूम था कौन है ये। फिर इशरत ने बोला कौन है मालूम है? तो मैंने बोला नहीं, कोई डायरेक्शन के होंगे। बोले नहीं, ये फिरोज साहब हैं और इनसे काफी सोच समझ के लोग बात करते हैं। तो मैंने बोला अच्छा हो तुमने मुझे पहले नहीं बताया, नहीं तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होता, मुझे लगा कोई डायरेक्शन वाला होगा, इसलिए मैंने अपने कॉन्फिडेंस अपने काम का बारे में बयान किया कि सर पुराने घिसे पिटे चेहरे मत, तो बड़े बड़े लोग, अच्छे चेहरे मेरे पास हैं। अच्छा लगा। उसमें विजय राज जी को एक डायरेक्टर का रोल दिया। उस समय मैंने 3 नाम सजेस्ट किया, अरशद वारसी, जावेद जाफरी। अरशद वारसी ने बोला कि यार मैं थोड़ा हीरो ट्राई कर रहा हूँ तो नहीं होगा, लेकिन विजय राज को रोल समझ में आया, उन्होंने किया। फिर संजय मिश्रा को रोल बताया, संजय मिश्रा ने किया। फिर स्नेहल दावी को बताया, उन्होंने किया। सुप्रिया कार्निक अपोजिट परेश रावल जी की वाइफ का रोल था, वो हुआ। धीरे धीरे वो उसमें एक मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया, और मेरे कलाकार, आपने देखी फिल्म वेलकम तो कमाल की फिल्म बनी है, जैसे शोले बनी थी वैसा ही लगभग इसमें हर किरदार उभर के आता है। एक आत्मविश्वास मिला, और अनीस भाई और इशरत के साथ मेरा एक अच्छा सा तालमेल बैठ गया। सिलसिला बड़ा, मैं JW मैरिड में बहुत जाता हूँ, 5 स्टार होटल में मेरा एक स्टाइल है कि मैं थोड़ा सा बड़े लोगों से मिलता जुलता हूँ, बड़ी जगह पे बैठता उठता हूँ। तो वहाँ रजत रावल जी को अपना कार्ड वार्ड दिया, इंट्रोडक्शन दिया। उनके साथ पद्मिनी कोल्हापुरे के टिट्टू शर्मा जी भी थे, हेलो हाय किया। और इसके बाद कुछ दिन बाद रजत रावल जी ने मुझे फोन किया कि अनिल कपूर के प्रोडक्शन में आप आ जाओ, हम लोग फिल्म बना रहे हैं। तो बड़ी इत्तेफाक की बात है कि फिर अनीस बजमी डायरेक्टर थे, और वहाँ पर फिर काफी कलाकार को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। शक्ति कपूर जी से पहली बार वहाँ पर हमारा वो हुआ, और शक्ति कपूर जी ने बोला कि आप मेरे घर आइए। फिर गया तो बड़ा अच्छा उनसे भी तालमेल लगा, बोले बहुत चमत्कारिक आदमी हो आप यार। तो मुझे एक गणेश जी की मूर्ति उन्होंने चांदी की दी, और बोला कि आप यार इंडस्ट्री में साधु के भांति हैं, और बहुत अच्छा लगा, बहुत सकारात्मक इंसान हुआ। और अपने बच्चों के बारे में बताया। उस समय श्रद्धा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन सिद्धांत काम कर रहे थे। बड़ा अच्छा सा एक तालमेल बैठा। फिर उसी फिल्म में मैंने काफी विश्वजीत प्रधान और काफी एक्टर करवा के दिए उस फिल्म में, और नो प्रॉब्लम। कहते हैं कभी कभी जिंदगी अचानक से करवट लेती है, अचानक से जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो हमें अपनी मंजिल की तरफ अचानक से ले चलते हैं। वो कौन सी फिल्म है जहां से आपको लगता है कि लाइफ में एकदम से बदलाव आ गया? अनीस भाई और रजत रावल जी ने प्रोजेक्ट डिजाइन किया, और इसमें एक साउथ की रीमेक थी, मुझे दिखाई गई, बोला ये इसकी फिल्म की कास्टिंग करना है, काफी कुछ है। अच्छा मालूम पड़ा वो रेडी फिल्म थी। एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। रेडी फिल्म में मेरे 18 लोग थे। कुछ सलमान भाई ने अपना एक्टर दिए, मतलब परिचित, जैसे महेश मांजरेकर वगैरह। बाकी मेरा सिलसिला शुरू हुआ उसमें अखिलेंद्र मिश्रा, मनोज पावा, सुदेश लहरी, हेमंत पांडे, ईवा ग्रोवर, अनुराधा पटेल, सरस सक्सेना, मनोज जोशी, मतलब लगभग सभी एक्टर्स मेरे सजेशन से हुए, निकेतन धीर। तो बड़ा हौसला मिला और बहुत खुशी हुई उस फिल्म से। रेडी फिल्म का बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा। उस दौरान फिर यूटीवी की फिल्म अनीस भाई ने साइन की, और उस थैंक यू फिल्म में भी काफी लोग कास्ट किए, और उस दौरान
एक रोल के लिए मैंने सिद्धार्थ नागर से बात की कि मुझे राजेश खन्ना साहब को वो करना है, तो राजेश खन्ना साहब ने फोन पे बातचीत की, बोला कि श्रॉफ साहब को घर लेके आओ। फिर हम लोग आशीर्वाद बंगले में गए, बैठे बातचीत की। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती से मिल रहा था मैं। देवानंद साहब, राजेश खन्ना साहब, धर्मेंद्र जी, ऐसे बड़े सीनियर लोग से मिल के एक अनुभूति अच्छी होती है। देखिए साहब, आजकल बॉलीवुड में या ये कहें कि फिल्म जगत में ऐसी बहुत सारी चीजें सुनाई देती हैं जिन पर सभी लोगों की अपनी अलग राय है। कास्टिंग काउच, मी टू, नेपोटिज्म जैसी चीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि अपने आप की सुरक्षा आपको पहले रखनी चाहिए। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ कास्टिंग काउच के खिलाफ, तो मैं उसमें लड़कियों को गाइड करता हूँ कि आपको बात किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके की वेशभूषा पहननी चाहिए, किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सामने वाले के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं, हमारा लहजा क्या होता है। और लड़कियों को तो ये गॉड गिफ्ट होती है सिक्स सेंस की, कि उन्हें तो बातचीत करने से, नजरों से देखने से मालूम पड़ता कि इस बंदे का दृष्टिकोण क्या है। मुझे थोड़ी सी दोहरी विचारधारा लगती है इसमें लोगों की, कि बात भी कर लेंगे, मिल भी लेंगे, फिर नजदीक भी पहुंच जाएंगे और रिलेशन भी बना लेंगे और फिर बोलेंगे कि मी टू। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको पसंद नहीं है कोई व्यक्ति का दृष्टिकोण, आपको समझ में आ गया, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करो। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा और कोई भी इंसान की स्वीकृति से वहां तक नहीं पहुंच सकता है। मैं तो यही सीख सिखाता हूँ कि भैया जिंदगी ऐसे जियो कि एक्टिंग कर रही हो, और एक्टिंग ऐसे करो कि जिंदगी जी रही हो। हमारी मंजिल पवित्र है तो रास्ते भी पवित्र होने चाहिए हमें। अगर हम मी टू की बात करें तो आए दिन नए नए नाम सामने आते हैं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें किसी को दूसरा रोपण देने का वो हालात ही पैदा ना हो ना। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी बड़ी अभिनेत्री का, लेकिन हमें मालूम है कि वो पहली फिल्म में नौकरानी का रोल कर रही थी, बॉर्डर हिंदुस्तान का, और वहां पर सचिंदर शर्मा है राइटर, उन्होंने उनको बोला किसी बड़े अभिनेता ने कि यार ये लड़की को मिसयूज मत करो, ये तो हीरोइन मटेरियल है। उसके बाद उस लड़की को फ्लैट दिया, अपने पास रखा और उसकी ग्रूमिंग की, सब कुछ किया, और फिर उसको फिल्में दिलाई, फिर बड़ी फिल्में मिली उसको, और फिर नाम हुआ उसका। जब नाम हो गया, उसके बाद जिसने तुम्हें तैरना सिखाया था उन्हीं को डुबाने लगे। बड़े स्वेच्छा से रहते थे आप वहां पर और सब कुछ करते थे, और जैसे जैसे आप सीढ़ी बनाते गए, उन्हीं सीढ़ियों को आप फिर बुराई करने लगे आप। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जीवन में आप डेफिनेटली आप सफल हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन उन लोगों को भी तो याद करो। हर इंसान में कांटे ही नहीं होते, फूल भी होते हैं। किसी इंसान ने आपको हेल्प करी, आपने स्वेच्छा से उसको समर्पित हुए उसके लिए, बस ये चल रहा है। और जीवन में बहुत सारे ऐसे कई अभिनेता और अभिनेत्री जिनका कोई नहीं था, जो पहले बोलते हैं उन लोग कभी तो कोई नहीं था ना दुनिया में, जो अब यहाँ आए थे जब फिल्म लाइन में। तो अपने सिद्धांत, अपने कर्म करते हैं, ईश्वर देता है, आप में सफलता होती है। आप किसी को दोषारोपण नहीं दे सकते कि भाई उसने ये किया वो किया। अगर आप सावधान रहेंगे, अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से पेश आएंगे, तो मजाल है किसी की आपको कोई छेड़ कर। आज हम इतने सालों से यहाँ पर है, हमें कोई शराब ऑफर नहीं करता है, हमें कोई लड़की गलत बात नहीं बोलती, क्योंकि हम अपना संबोधन ही बेटा से बोल देते हैं। हमारी उम्र नहीं है, लेकिन हम अपनी जिसके साथ काम करते हैं उनका सम्मान करते हैं। शर्लीन चोपड़ा जी हैं और 15-20 साल से मेरे काम कर रही हैं। कम कपड़े पहनती, इसका मतलब नहीं उनकी सोल इतनी प्यारी है, ना वो शराब पीती है, ना सिगरेट पीती, ना कुछ करती, ना पार्टी में जाती, कहीं योगा करती हैं, अच्छी किताबें पढ़ती है, संगीत सुनती है, अपनी फिल्में बनाती है, लिखती हैं। तो जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो हमें अपना गुरु मानते हैं, हमें अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। रिश्ते पवित्र रखो, तो ये सब चीजें चलते रहती है। लोग निकल जाते हैं, फिर अपनी चीजों को बुराई करते हैं। चप्पल जैसा व्यक्तित्व होता है, चलेंगे साथ में और फिर कीचड़ उठाएंगे पीछे। इस विषय पर तो सबकी अपनी राय, अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर हम बात करें आपकी अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की, बिग शॉट की, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? बिग शॉट इवेंट कंपनी खोली मैंने कि जिसमें बहुत सारे कलाकार लोगों को मैं शामिल कर सकूं। तो जिस समय इसका मुहूर्त हुआ तो उसमें रणवीर जी, गुलहोत साहब, महानगर के सर्वे सर्वा हमारे साथ जुड़े, वो भी हमारे पास पधारे और उन्होंने काफी हमें उस समय सम्मान दिया, चीजें दी। हम इस न्यूज़पेपर के बड़े ऋणी भी हैं और हम दिल से पसंद करते हैं। तो रिश्ता एक कायम हो जाता है, जीवन में चलता रहता है। उनके तत्वाधान में ये इवेंट्स मेरा बहुत अच्छा हुआ। इसमें सुदेश लहरी, राजू श्रीवास्तव, शर्लीन चोपड़ा, गजेंद्र चौहान, तमाम कलाकार आए। बहुत ही रोचक पहलू बना। सिंगर में जेबा काजी आई थी और बीरबल साहब, राम सेठी साहब, ये सब रिश्ते बने हुए हैं लोगों के, और लोग इस तरीके से जुड़ते हैं हमारे साथ। और मैं राजू श्रीवास्तव जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, तो इस वजह से उन्हें बुलाया। तो बड़ा अच्छा लगा कि
कि उन्होंने बोला कि हम लोग जो भी हमसे बन पड़ा हमने डीके के साथ किया और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ तक इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं ये इवेंट करने के पीछे का मकसद आपको बताना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए था जब मैं कुछ नहीं था तो लोगों ने मुझे सहयोग किया था। तो आप कभी कभी इतना आगे निकल जाते हो कि उनको धन्यवाद नहीं दे पाते, उनका ऋण कैसे चुकाओगे आप। तो एक ही होता है कि आप जो भी आपके जीवन में सहयोग किया है, जिन्होंने भी की है, उनको आप आदर दे, सम्मान दे। आपके संस्कार इससे झलकते हैं कि आप उन लोगों को, तमाम लोगों को साथ लेके चल रहे हो। मैं मानता हूँ कि सब लोगों से मेरे आत्मिक रिश्ते बने हुए हैं। वजह बस इतनी सी है कि आप निस्वार्थ लोगों से रिश्ते रखो। बड़े बड़े लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, क्या हैं। अभी राज कुंद्रा जी इतने बड़े आदमी हैं, यकीन नहीं करोगे आप, मैंने उनको कुछ एडवाइस दी है, वो फॉलो करते हैं। शिल्पा शेट्टी के जी से मिलकर हम लोग डिस्कस करते हैं कि डीके साहब ने बोला है कि ऐसे कलर पहनने चाहिए, मौन व्रत रखना चाहिए। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मैं किसी के इस रूप में भी सामने आ सकता हूँ। तो जब हमारा जीवन इस तरीके का बन जाता है कि लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं या हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप अपने आप में और मनुष्य बनने की तरफ आपकी क्रिया बढ़ जाती है। मैं दुनिया से यही कहूँगा कि बस इंसान हो यार, इंसान ही बन जाओ, बस यही बहुत है दुनिया में। ये प्रयास करते रहें, लोगों से प्रेम करें। इतना सारा इस समय माहौल मैंने महसूस किया, जो लोग खुद को नहीं जानते हैं वो दूसरों के बारे में दलील दे रहे हैं कभी मिले भी नहीं है तो कमाल की बात है। आपका क्या व्यक्तिगत अनुभव है, इसके बाद छोड़ दीजिए। आप किसी बड़े इंसान को बोल के आप बड़े नहीं होते हो भाई। इंसान बड़ा बना है, उसके पीछे अथक प्रयास, मेहनत, बहुत सारे संस्कारों का समावेश होता है। लोग इस बात को समझते नहीं है। मैं थोड़ा सा इस समय नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन एक सुपरस्टार हैं, हमने महसूस किया कि उन्होंने कितनी मदद की है लोगों की। और शक्ति कपूर जी मुझे बता रहे थे कि हाँ, सब मेकअप मैन को उन्होंने पैसा दिया। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कई लोगों के लिए। एक बार हम लोग कहीं शूटिंग के लिए जा रहे थे तो दो बच्चे आपस में लड़ने लगे, खून खून हो गया उनको। हमारा सुपरस्टार उतरा और बोला कि क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी साइकिल लेके चला गया था। तो आप यकीन नहीं करोगे, वो बंदा वहां से चला गया, उसने उस गांव में 60 साइकिलें बांटी, 60 साइकिल दी, हर बच्चे को एक एक साइकिल दो घर में। तो ये कौन करता है ऐसा, जो जीवन में उनके माता पिता के संस्कार होते हैं। उनके माता पिता भी एक गरीब भिखारी की बच्ची को घर में रख के बेटी का और बहन का दर्जा देते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये सब किताबों में लिखी जाती है। उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे मैं किस सुपरस्टार के बारे में बात कर रहा हूँ। इस समय बड़ा डर सा लगता है कि अगर आपने किसी को पक्ष दिया, किसी के बारे में बोला। मैं दुनिया के अनुसार तो नहीं चलता हूँ। जो अभिनेत्री इस समय इतनी चर्चित है, वो सब अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। कोई दूसरों के बारे में उनको कोई वो नहीं है, सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, स्वाद की रोटी सेक रहे हैं सब। सोनू सूद मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मैं उनको बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ कि वो खुल के सामने आए और काम किया उन्होंने, जिसको कहते हैं काम। और आगे क्या प्लान्स हैं इस कंपनी के, या यूं कहें कि आपके? इस वर्तमान में अभी राज कुंद्रा जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। उनकी कंपनी है हॉट शॉट, उसमें मैं फिल्में बनवा रहा हूँ। मिस्टर रुपेश रॉय के साथ मिलके 4 फिल्में बनाई अभी, कुछ वेब सीरीज कर रहे हैं। अभिमान एक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की फिल्म थी, उसका रीमेक कर रहे हैं। उसका पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन मैंने ही किया हुआ है। मिस्टर पवन सिन्हा जी हैं, तो पवन कुमार है, तो उनके साथ मिलके एक बहुत बड़े डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है मैंने, और बड़ी कास्टिंग कर रहे हैं इसमें हम लोग, रफ्ता बढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब, अपने फिल्मी सफर की कोई ऐसी घटनाएं जो आपको याद हो या उसे आप शेयर करना चाहें? जिंदगी इतनी रोचक है कि हर घटनाक्रम लगता है कि यादगार है। कितने ही पहलू ऐसे हुए कि जैसे कि एक बार मैं मिथुन चक्रवर्ती जी के घर गया, उनको एक निर्देशन दिया, पैर पड़ने लगा तो उन्होंने मेरे कपड़ों के बारे में तारीफ की कि यार क्या क्लॉथ है आपका, क्या कलर सेंस है, कितना अच्छा है। बहुत खुशी हुई कि इतनी सारी फिल्मों के करने के बाद वो मेरे कपड़े और मेरे स्टाइल को नोटिस किया उन्होंने। मैंने सर मैं आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि यार देखो मैं इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तो मैं आपसे गले मिल लेता हूँ, कभी मैं तैयार रहूंगा तो फिर मैं आपके साथ फोटो खिंचवाऊंगा। एक बार शक्ति कपूर जी की मीटिंग करा रहा था एक फिल्म के लिए, तो जैसे ही ऑफिस के नीचे उनको लेने पहुंचा मैं, तो उन्होंने बोला कि यार डीके क्या मैं चेंज करके आऊँ क्या? तो मैं थोड़े से कपड़े दिन के हिसाब से पहनता हूँ और थोड़ा रंग बिरंगा जीवन है। मेरी फिलोसॉफी जिंदगी में ये है कि जिंदगी ऐसी जियो कि आखिरी पल है, रोज फेस्टिवल है। जितना अच्छा पहन सकते हो, जितना अच्छा रह सकते हो, अपने आप से प्यार करो। एक शेर यही है कि मैं गाँव में था तब मैं कल्पना करता था, उसके ऊपर से लिखा है कि कभी उनको चलता हुआ देखा करता था मैं, जब मैं इस काबिल हुआ कि मैं उनके साथ चलने लगा। आज वर्तमान मेरा ऐसा है कि मैं चलता हूँ, लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो ये 3 स्टेज थी मेरी जिंदगी की। मैं ये मानता हूँ कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। जब आप स्वयं से प्यार करोगे तब दुनिया से प्यार कर सकते हो। आपको हर चीज़ खूबसूरत लगेगी क्योंकि आपकी दृष्टि में सुंदरता है। नजरें बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे।
कई लोग बड़ी शिकायत भरे जीवन जीते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। उनके ऊपर एक शेर लिखा है मैंने, ये गिला ना करी शिकवा ना करके उसने मुझे कुछ न दिया, मैं कहता हूँ तुझे लेना नहीं आया। डायरेक्टर डीके श्रॉफ की अपनी दुनिया की बात करें तो कितनी लंबी लिस्ट है अपने दोस्तों की, परिचितों की। जो आपने पूछा उसके ऊपर से मेरी फिलॉसफी यह है कि लोग पैसा कमाते हैं, वो भी एक धन होता है, लेकिन एक रिश्ते कमाते हैं वो भी आपकी सफलता में काउंट होती है। तो बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ मैं। पहली मुलाकात 30 साल पहले राजू श्रीवास्तव जी से हुई थी। उन्होंने यहाँ बुलाया, फिर काफी लोगों से मिलता गया, उनका मैनेजर बना। फिर कई लोग बहुत दिलो दिमाग में इस तरीके से रहे कि शर्लीन चोपड़ा को शाहिद कपूर के मैनेजर ने मिलवाया, गौतम शर्मा जी हैं, उन्होंने शर्लीन चोपड़ा को मिलवाया। शर्लीन चोपड़ा जी के साथ करीबन 15 साल हो गया है, जस्ट लाइक माई डॉटर। मिस्टर डेल हैं, पीआरओ हैं ऋतिक रोशन, शिल्पा शेट्टी के, और काफी बड़ी बड़ी फिल्में डॉन वगैरह उन्होंने की हुई है। आजकल वो कॉलेज में एज ए पीआरओ गुरु के रूप में जाते हैं, अपने लेक्चर देते हैं। तो एक बड़ा मुकाम हासिल किया, मेरे सबसे क्लोज मित्र हैं। सिलसिला बढ़ता गया। समाचार पत्रों में एक बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व हैं रणवीर गुलहोत जी, उनसे भी बहुत आत्मिक संबंध है मेरे, और बड़ा सौभाग्य रहा कि अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ। सुदेश लहरी जी, बहुत अच्छे संबंध है। सुनील पाल हैं, रजत रवेल जी हैं, सलमा आगा जी हैं। मतलब ये लंबी लिस्ट है। दुनिया में इतने सारे लोग बहुत दिल के करीब हैं। एक डायरेक्टर हैं रुपेश रॉय करके, उनसे भी बहुत अंतरंग मित्रता है। एक रहीम सैयद जी हैं, वो अपना भाई मानते हैं, परिवार जैसे मानते हैं मुझे शुरू से। कमाल उस बात का है कि जब आप कुछ नहीं होते हो तब लोग आपसे रिश्ता रखते हैं। और उसके ऊपर मैंने लिखा है कि मेरे रिश्तों की उम्र होती है बहुत लंबी, तुझे पाने की चाह है ना तुझे खोने का डर। जब आप निस्वार्थ रूप से रिश्ता रखते हैं तो बहुत लंबा चलता है। गाँव में मिस्टर केशव केथवाद जी, उनको नहीं भूल सकता हूँ मैं। मेरे एक दोस्त हैं अश्वनी राठौर, जो 30 साल बाद मुझे मुलाकात हुई है मेरी, वो भोपाल में बहुत बड़े एडवोकेट हैं। तो ये रिश्तों की लंबी सूची है। बहुत सारी लड़कियां जीवन में बतौर कलाकार आई और एक पारिवारिक रिश्ता बन गया उनके साथ में, जिसमें गिरीश ठकराल है, उनकी मम्मी है पूनम जी। बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं, एक रोली है, उनके मम्मा है, राजा बुंदे राजा है, सुष्मिता मुखर्जी जी हैं। मतलब बड़ा परिवार है मेरा। तो बस यही है, रिश्ते कमाए हैं इस शहर में, सबको लेके चलता हूँ, सबके लिए सम्मान है मन में, क्योंकि वो समर्पण आप देते हो तो फिर आपको मिलता है। रिश्ता एक प्रकार का आईना होता है, जैसा आप प्रतिबिंब देखोगे वैसा ही मिलेगा आप। तो बहुत अच्छा है जीवन का। और रणवीर सर ने अवार्ड भी दिया था मुझे, एक बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर का, तो मुझे बहुत याद है। मेरे जीवन का ये पहला अवार्ड है। तो बड़ा संजो के रखा है मैंने। सरोज खान जी के द्वारा मेरा था। तो गजेंद्र चौहान जी हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ मेरे। अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं, वो भी पारिवारिक हैं। शक्ति कपूर जी तो है ही फैमिली। तो बस चल रहा है। तो एक इतना ही परिवार के इर्द गिर्द जीता हूँ। और भोलेनाथ जी हैं, उनकी शरण में रहता हूँ हर समय। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला, और मेरे जज्बात, मेरी भावनाओं को मैं तमाम लोगों को धन्यवाद दे सका आपके द्वारा। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे और आपकी जो भी गतिविधियां हैं उसे सफलता मिलते रहे, चरम शिखर पे हो आप। धन्यवाद। कास्टिंग डायरेक्टर या यूं कहें कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी डीके श्रॉफ जी से हमारी ये खास बातचीत उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और एक से एक बेहतरीन वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज ही रेखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए महानगर मेल। बाय बाय।